आज हमारे देश में मौजूद है और वैक्सीनेशन शुरू भी हो चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि तैयारियां क्या कुछ हैं, क्योंकि भ्रम बहुत फैल रहे हैं। 125 करोड़ की जनता है, अफवाहें लगातार फैल रही है और कोशिश लगातार हमारी यही रहती है कि इंडिया न्यूज के मंच से कम हम उन अफवाहों को दरकिनार करते हुए जो सच है वो देश की जनता तक लेकर जाएं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज के मंच पर और सत्र की शुरुआत करूंगी इसी सवाल के साथ। सीएमओ साहब हमारे बीच मौजूद है। तोमर जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना माइक आप ले लें क्योंकि बहुत जरूरी सवाल आपसे है। वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां क्या कुछ है सर? जो जिस तरीके की लगातार खबरें भी सामने आ रही हैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश आप डालेंगे कि खासतौर पर इटावा की बात करें तो क्या कुछ तैयारियां हैं? हाँ, आप सभी को नमस्कार। स्वास्थ्य विभाग इटावा ने वैक्सीनेशन के लिए अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं और दो बार वैक्सीनेशन हो भी चुका है। अगली वैक्सीनेशन की डेट जो है 28-29 जनवरी और 4 और 5 फरवरी को है। इसमें हम अपने मंडल स्तर से वैक्सीन मंगवाते हैं और हमारे जनपद स्तरीय स्टोरेज रूम में, वैक्सीन स्टोरेज रूम में उसको संग्रह किया जाता है। उसके पश्चात ये जो हमारे ब्लॉक स्तरीय जो वैक्सीन स्टोरेज रूम है वहाँ पर भेज दिया जाता है और उसका स्टोरेज वहाँ पर रहता है जी। इसके अलावा हमने 13 जगहों पर वैक्सीनेशन करने का प्रबंध किया है और इस जन जागरूकता भी ऐसे ही मंचों के माध्यम से मीडिया का सहयोग लेकर के या मीटिंग आयोजित करके इसके बारे में किया जा रहा है। कोविड वैक्सीन पूरी तरह सेफ है। 2 वैक्सीन की अभी अपने देश में इसकी अनुमति मिली है प्रयोग करने की, कोविशील्ड और कोवैक्सीन जी। दोनों ही पूरी तरह सुरक्षित हैं और प्रभावशाली हैं। दोनों की कई लाख डोजेज लगवाई जा चुकी हैं और इनके बेहतर रिजल्ट भी आ रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जैसा कि जिक्र आपने किया पूरे प्रोसेस का कि खासतौर पर इटावा में क्या कुछ बंदोबस्त किए गए हैं। डॉक्टर देवेंद्र कुमार जी, आपसे चाहूंगी माइक आप भी ले लें। आप सभी अपने अपने माइक्स ले लें क्योंकि बहुत जरूरी सवाल कुछ कम समय में आपसे जानने हैं। देवेंद्र जी, आप हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। आपसे खासतौर पर हड्डी के जो मरीज आपके पास आते हैं उनके बारे में जानना चाहूंगी क्योंकि बहुत से दर्शक हमारे ऐसे भी होते हैं जिनको अमूमन हड्डी के रोग कुछ ना कुछ होते ही हैं। उनको अगर वैक्सीन लगवानी है तो क्या वो वैक्सीन लगवा सकते हैं? किसी प्रकार का साइड इफेक्ट उनको अगर होगा तो क्या, और एहतियातन तौर पर उनको क्या कुछ कदम उठाने चाहिए? जी, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो इस छोटे से डिस्ट्रिक्ट में, इंडिया न्यूज़ एक नेशनल चैनल है और अच्छा चैनल, बड़ा चैनल है जी। और जिसने एक बहुत छोटे से डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का एक कॉन्क्लेव स्टार्ट किया है। मेरे ख्याल से इस डिस्ट्रिक्ट के लिए पहला कॉन्क्लेव इस तरह का होगा। मैं पुनः इंडिया न्यूज़ को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब मैं प्रश्न पर आता हूँ। मैं शुरू करता हूँ जब से मैं इटावा आया। मैंने इटावा को तब से देखा है, बचपन से ही देखा है। एक्चुअली मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं मेरी शिक्षा हुई और यहीं मैं चिकित्सा का कार्य कर रहा हूँ। इटावा में एक समय वो था जब मैं डॉक्टर बन के आया था, यहाँ हड्डी के छोटे से छोटे ऑपरेशन नहीं होते थे। एक बहुत सिंपल ऑपरेशन होता है, हड्डी टूट जाने पर उसमें रॉड डालना। मैं एक गर्व से कह सकता हूँ कि मैं जब आया तब मैंने पहली बार इस तरह का ऑपरेशन शुरू किया। नेलिंग यहाँ होती ही नहीं थी, जिसको नेलिंग कहते हैं। लेकिन उसके बाद मैंने देखा इटावा ने इतना प्रोग्रेस किया है, इतना उन्नति की है कि आज इटावा में मेडिकल यूनिवर्सिटी है। यूपी की 2 यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी। एक बार जोरदार तालियां इटावा के मेडिकल क्षेत्र में विकास के लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ हड्डी के केवल रॉड डालना या नेलिंग ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं, यहाँ जॉइंट बदले जा रहे हैं। जो एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत बड़ी बात है।
और सैफई जो यहाँ की मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ तो सुपर स्पेशलाइजेशन का ट्रीटमेंट होता है, न्यूरो सर्जरी है, न्यूरोलॉजी है, कई इस तरह के सुपर स्पेशलाइज्ड वहाँ विभाग हैं। आज इटावा जो है एक जो कहें अभी बात चल रही थी, शिक्षा में एक हब की बात चल रही थी, सही मानों में मेडिकल में हब बनने की तैयारी में है। यहाँ एमपी भिंड से आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कन्नौज, औरैया और इटावा, ये सब आसपास के डिस्ट्रिक्ट के हजारों मरीज लाभान्वित होते हैं। मैं कोरोना के विषय में कहना चाहूँगा जी, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें पहली बार आप सबने देखा होगा, पहले तो बीमारियों से मरीजों की मृत्यु होती थी, इसमें पहली बार आपने देखा होगा डॉक्टरों की मौत हुई है। हम लगभग 600 से ज़्यादा डॉक्टर खो चुके हैं। तो मैं इसलिए ये कहना चाह रहा हूँ कि लेकिन डॉक्टरों ने और पैरामेडिकल स्टाफ ने हिम्मत नहीं हारी, ये आगे बढ़कर हमेशा उन मरीजों के इलाज में लगे रहे जो कोरोना से संबंधित हैं। इटावा भी इसमें पीछे नहीं रहा। मैं सीएमओ साहब का बार बार धन्यवाद देना चाहूँगा। सरकारी चिकित्सक, सरकारी अस्पताल और उनके साथ ही प्राइवेट चिकित्सक भी कोरोना के लिए हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहे और हमेशा इलाज देने के लिए तैयार रहे। हड्डी के मरीजों को विशेष सावधानी की जरूरत नहीं होती कोरोना वैक्सीन के लिए, क्योंकि ये कोई बहुत ऐसी इसमें मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है इस तरह की बीमारियों में अक्सर, तो इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। वो वैक्सीन लगवा सकते हैं जी, हड्डी के मरीज वैक्सीन लगवा सकते हैं, वैक्सीन ले सकते हैं, सुरक्षित रूप से ले सकते हैं। केवल अगर उन्हें कोई वैसी बीमारी नहीं है जो साथ में होती, किडनी की डिसीज है या लिवर की डिसीज है या हार्ट की डिसीज है, उनको थोड़ा सोच समझ से डॉक्टर के परामर्श से ही वैक्सीन लेना चाहिए। तो यहाँ पर प्रिकॉशंस बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि डॉक्टर साहब ने ये साफ कर दिया, अगर आप हड्डी के मरीज हैं, किसी प्रकार की तकलीफ आपको है, तो डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, वैक्सीन आपके लिए पूरी तरीके से सेफ है। डॉक्टर डीके साहब हमारे बीच में है। सर, आप बाल रोग विशेषज्ञ हैं, लगातार सवाल ये उठ रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा क्रूशियल होती है जो हमारी बालावस्था होती है, जो बच्चे होते हैं, उनको वैक्सीन कब लगेगी, ये बहुत ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना शानदार प्रोग्राम इस छोटे से ज़िले में किया और साथ में हमें यहाँ पर इनवाइट किया। मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसा कि हमारे सर डॉक्टर डीके दुबे ने बताया कि जिस तरह शिक्षा और साथ में स्वास्थ्य दोनों ही बड़े इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। बिल्कुल। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी पिछले 15 साल से मैं इटावा में हूँ। मैंने करीब 13 साल मेडिकल यूनिवर्सिटी में सेवाएं दी और अब मैं प्राइवेट सेक्टर में हूँ। तो मैंने देखा कि किस तरह यहाँ पर शिशु संबंधी जो भी बीमारियाँ थी, छोटे छोटे बच्चों को यहाँ बीमारियाँ होती थी और सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। काफ़ी बच्चे हमारे ग्वालियर, आगरा जाने में रास्ते में ही ख़त्म हो जाते थे। उनको जल्दी आवश्यकता थी स्वास्थ्य संबंधी उपचार की, लेकिन उन्हें उपचार नहीं मिल पाता था। लेकिन जब से मेडिकल यूनिवर्सिटी खुली, जिला अस्पताल का भी अपग्रेडेशन हुआ, एसएनसयू यहाँ पर खुली, पर्टिकुलरली जो 1 महीने से बच्चे नीचे के न्यूनेट हैं, उनके वेंटिलेशन की सुविधा नहीं थी। लेकिन मेडिकल यूनिवर्सिटी और प्राइवेट सेक्टर दोनों में इस चीज़ की सुविधाएं यहाँ पर हम लोगों ने प्रोवाइड की और दोनों सेक्टर ने कंधे से कंधा मिला के काम किया। जो चीज़ें बड़े से बड़े शहरों में होती थी, सर्फेक्टेंट थेरेपी है, छोटे बच्चों में, प्रीटर्म बेबी में सर्फेक्टेंट डाला जाता है, यहाँ सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन यहाँ ये सब काम हमने किए और वो भी बड़े शहरों के जो कॉस्ट है उसके 1/4 पर। जो काम आगरा में 20,000 में हो रहा है वो हमने 5,000 में किया। और यहाँ की पब्लिक और जो भी गरीब मरीज है उसकी आर्थिक स्थिति ध्यान में रखते हुए ये सुविधाएं प्रदान की। दूसरा, जैसा कि आपने कहा कि वैक्सीन के लिए अभी जितने भी वैक्सीन, 2 वैक्सीन हमारे पास इस समय उपलब्ध हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। दोनों ही वैक्सीन के जितने भी ट्रायल हुए हैं वो 18 साल के ऊपर के में हुआ है, कोई भी बच्चों पे अभी ट्रायल नहीं है। तो जो रिकमेंडेशन है कंपनी की भी और हम सभी पीडियाट्रिशियंस की भी और जितना भी डाटा बीमारी का आया है, किसी बच्चे की कोरोना की वजह से डेथ नहीं हुई। बीमारी बच्चों में पॉजिटिव जरूर आए, लेकिन सीरियस बीमारी और डेथ ये मिनिमम है। यंग पॉपुलेशन, एडोलेसेंट और बच्चों में ये बीमारी बहुत कम है। तो जो हमारा टारगेट है
वो हाई रिस्क ग्रुप है और 50 साल से ऊपर के लोग हैं। बिल्कुल, तो अभी बच्चों को कम से कम बच्चों को वैक्सीन कोई मिलेगी। रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। और कोई डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, जो तमाम गाइडलाइंस है उनका पालन करते रहना। अगर आपके घर में भी कोई कोरोना पॉजिटिव है और अगर आप बच्चे हैं तो यहाँ पर माता पिता से खास तौर पर रिक्वेस्ट है कि तमाम गाइडलाइंस का पालन हो, इस बात का वो ध्यान रखें। डॉक्टर बरवील जी, आप सूर्या अस्पताल से हैं, आपसे जानना चाहूंगी, कोरोना काल भी आपने देखा है, तमाम परेशानियां आई होंगी, उस दौर की जो तस्वीर थी, अब जब वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, तस्वीरों में क्या अंतर देखने को मिला है? इंडिया न्यूज का इटावा में हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद सर। मंच पे बैठे हमारे सीएमओ साहब, साथियों, सामने बैठी जनता, दोस्तों, बहनों, ये जैसे कि इस समय कोविड का दौर अभी भी चल ही रहा है, हालांकि केस अब नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब केस थे उस समय हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोविड टेस्ट होता था, हम लोगों को सर्जरी करनी होती थी। जैसे कि मैं सर्जन हूँ, मेरी मिसेज गायनोकोलॉजिस्ट हैं, तो सीएमओ साहब की वजह से हम लोग सबसे पहले ही उनका टेस्ट करा लेते थे कोविड। अगर प्रेग्नेंट मदर है तो कोविड टेस्ट होना ज़रूरी होता था। जैसे कि मदर डिलीवरी के लिए आती हैं तो हमें उनको देखने में कोई असुविधा न हो। हमारे सीएमओ साहब महोदय ने हम लोगों को पीपीई किट भी दे रखी थी, जिससे हम लोग अपनी सुरक्षा कर सकें। तो हमने जितने भी पेशेंट आए, अपनी कोविड सीट को पहन के पेशेंट को देखा, किसी को रिफ्यूज़ नहीं किया गया। पेशेंट भी हमारे व्यवस्थित ढंग से आ रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे, हम लोग थर्मल स्क्रीनिंग लगा रहे थे, टेम्परेचर मॉनिटर कर रहे थे, और साथ में उसका जो भी सैनिटाइजेशन होता है कर रहे थे। हम लोगों ने अपना सैनिटाइजेशन अपना भी तैयार किया हुआ था और प्रशासन की तरफ से भी हमारा सैनिटाइजेशन हो रहा था जी। उस समय पेशेंटों को कोई असुविधा नहीं हुई। उनको हम लोगों ने शिक्षित भी किया था कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। जहां इमरजेंसी सर्जरी की ज़रूरत थी तो हमने किसी भी पेशेंट को रिफ्यूज़ नहीं किया, उनका उचित इलाज किया, सर्जरी भी की। तो हम कह सकते हैं कि कोविड के टाइम पे हम लोग अलर्ट रहे, कोई छुट्टी नहीं ली हम लोगों ने, किसी दिन अपना हॉस्पिटल बंद भी नहीं किया। बिल्कुल, और बहुत ज्यादा जरूरी भी है और इसी चीज का गर्व भी है हमें कि हमारे अब देश के जो तमाम डॉक्टर्स हैं दिन रात उन्होंने एक कर दिया। सीएमओ साहब, चूंकि वक्त की कमी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपसे लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से पूरे जो मानक हैं स्टोरेज के वो यहाँ पर पूर्ण करते हुए वैक्सीन इटावा में पहुंची, ऐसे में कोल्ड स्टोरेज को लेकर आने वाले समय में व्यवस्था क्या कुछ की गई है? और दूसरा सवाल ये कि पहले टीकाकरण पहले फेज का हो चुका है, दूसरा फेज कब शुरू हो गया? पहले फेज का टीकाकरण 4 फरवरी को पूरा हो जाएगा। 5 को हम कुछ फ्रंट लाइन वर्कर्स को भी इसमें शामिल करेंगे और इसके बाद क्रमशः ये दूसरा चरण पूरा होने के बाद में 50 साल से ज़्यादा उम्र के जी व्यक्तियों का भी शुरुआत कर दी जाएगी। बिल्कुल, ऐसे में अगर कोई व्यक्ति दोनों डोज सर लगवा लेता है तो किस तरीके से उसको वेरीफाई कर दिया जाएगा? क्या कोई प्रमाण पत्र दिया जाएगा? किसी प्रकार का प्रोसेस यहाँ पर रखा गया है? इसमें ऐसा है, वैक्सीनेशन के बारे में तमाम भ्रांतियां हैं अलग अलग लोगों में, तो मैं इसके बारे में कुछ स्पष्ट कर दूं। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर को नहीं लगवाना है जी। इसके अलावा जो बीमारियां हैं हार्ट, किडनी, लीवर, इनसे संबंधित, इनमें जिनकी ओपीडी की दवाएं चल रही हैं वो लगवा सकते हैं। जो बिस्तर पर हैं, चाहे हॉस्पिटल में या घर में बिस्तर पर हैं, अपना रूटीन वर्क नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ उन्हें ही वैक्सीन न लगवाने की सलाह दी गई है, बाकी सभी वैक्सीन ले सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जैसे कि सीएमओ साहब ने कहा कि किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है, वैक्सीन पूरी तरीके से सेफ है और डिटेल में हमने जानकारी दी कि कौन कौन से वो वर्ग हैं जो वैक्सीन लगा सकते हैं, एलिजिबल हैं। हालांकि प्रधानमंत्री की तरफ से ये संदेश जरूर दिया गया था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। हालांकि दवाई आ चुकी है लेकिन अभी ढिलाई बरतने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 2 गज दूरी, मास्क अभी भी है जरूरी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। विस्तार से आपने हमारे दर्शकों तक वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ जानकारियां हैं वो पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक बार जोरदार तालियां हमारे खास मेहमानों के लिए हो जाएं। और आप सभी लोग मंच पर ही रहें। मैं चाहूंगा हमारे संपादक अरविंद चतुर्वेदी मंच पर आ जाए और मोमेंटो से एक बार फिर से सम्मानित किया जाए मेहमानों को। सबसे पहले एनपीएस तोमर साहब का सम्मान किया जाए मोमेंटो देकर।
डॉक्टर देवेंद्र कुमार दुबे, सम्मानित किया जाए उनको भी। डॉक्टर डीके सिंह बाल रोग विशेषज्ञ भी हैं, उनको भी सम्मानित किया जाए। और डॉक्टर बलवीर सिंह, जोरदार तालियां एक बार बजा दीजिए भाई। ये कोरोना योद्धा हैं और अफसर भी हमारे बीच में मौजूद हैं, सीएमओ साहब, उनकी देखरेख में तमाम चीजें हुई। बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का।